आज भारत सरकार ने अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत कर दिया। ये बजट भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठवीं बार एक ऐतिहासिक काम करते हुए बजट प्रस्तुत किया। जब मैंने इस बजट के बाबत एनओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा इस बजट से शिक्षक कर्मचारियों में निराशा आई है, क्योंकि ओपीएस पर चर्चा नहीं हुई और ओपीएस एक बड़ी समस्या है इस देश की। जितनी जल्दी कर्मचारी अगर जाग गया, अगर ओपीएस लेनी है तो कर्मचारी को जागना पड़ेगा। ये चुनाव भी ठीक उसी तरीके से है जैसे एक दल के वोट ऑटोमेटिक बन रहे हैं और एक दल को मजबूरी में वोट मिल रहे हैं। अगर ओल्ड पेंशन जरूरी है तो सत्ता का खेल खेलना भी जरूरी है। सत्ता से ही तो सब कुछ आता है, सत्ता से ही तो सब कुछ विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता हाथ में लेनी पड़ेगी, सरकार कर्मचारियों के मनमाफिक की बनानी पड़ेगी, तभी ओपीएस पे चर्चा होगी। ओपीएस तो लागू हो जाती अगर पिछले चुनाव में 3 राज्यों में ओपीएस की सरकार रुक जाती तो अब तक तो सरकार ओपीएस पर अपना कुछ न कुछ ले आती। क्योंकि मामला ठीक नहीं बना, ठीक हम पहुंचेंगे विजय बंधु। अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे अशोक जी बजट में क्या मिला, ओपीएस के कर्मचारियों को क्या मिला। ओपीएस पर तो चर्चा ही नहीं हुई, ओपीएस पे तो हुई तो नहीं हुई, एनपीएस पर भी नहीं हुई, जिसे सरकार मान रही थी कि एनपीएस पर हम चर्चा करेंगे। सर ऐसा है ना, सरकार का ये आलम है कि सरकार तो हम कर्मचारियों का बिल्कुल पता नहीं कहना विरोध ही करने पे जैसे जुट गई है। आप समझो हम तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से हैं, हम लोग उस समय काम किए जबकि कोई काम ही नहीं करता था, जब सबकी छुट्टी हुई थी तो उस मौके पे हम लोग काम किया, अभी तक कुछ नहीं मिला। बजट में हम लोग को तो उम्मीद थी कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर बनवाए हैं, इतना बड़ा राम राज्य आ गया है तो राम राज्य में चारों तरफ सुख व्याप्त होता है, चारों तरफ खुशियां जलती हैं। हम अयोध्या के वासी हैं, हम लोग हर साल दिया जलाते हैं दीपावली में रामचंद्र जी को आन करके। हम कर्मचारी सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ हमको ओपीएस या उसके बारे में मिलेगा। अशोक जी मेरा एक सवाल है कि राम तो अभी आए 22 तारीख को, क्या पहले भी थे अयोध्या में? 22 तारीख को आए हैं। ये तो रामचंद्र जी जो आए हैं तो साहब बाल रूप में आ गए, पता नहीं कहां से। हम लोग तो जय सिया राम सीता राम वाले राम जानते हैं, हम लोग असली अयोध्या वाले हैं। हम लोग सिंगल राम नहीं बोलते थे, हमारे बाप दादा नमस्ते और प्रणाम नहीं करते थे, जय सीताराम ये होता था। ये तो नया रूप आ गया है, एकदम नया राम। अरे रामचंद्र जी बिना, जैसे कहा जाता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप मंदिर में रह सकते, तो ऐसे जगहों पे हम लोगों को तो कहिए कि हम रामचंद्र जी को अकेला छोड़ दिए लोग। तो हमें राम राज्य नहीं चाहिए, ना हमें रामचंद्र जी चाहिए। हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग जानते कितने बड़े राम हम हैं। कोविड में 2020 में न शिरडी में साईं बाबा दिखे, न वैष्णो देवी में दुर्गा जी दिखी, न यहाँ पे जो अपना राम मंदिर है, यहाँ कोई एक मंदिर, राम मंदिर बता दो आप जहां खुला हो, या राम मंदिर नहीं किसी का, हाजी अली बता दो खुला था, क्या खुला था? सब बंद था। ये सब फर्जी खाना है। सरकार केवल हम लोगों से ध्यान भटका के आज चुनावी माहौल में जा रही है। अच्छा 40 किलो अनाज जिस देश में 80 करोड़ लोग 80 लाख लोग मांग रहे हो, खाली उस पे जी रहे हो, अनाज पे, सरकार के रहमो करम पे और वो क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड पे, वहां पे आप क्या रामराज की कल्पना करेंगे साहब? तो हम तो पहले जान रहे थे बजट ऐसे ही आएगा, क्योंकि बजट में हमें नहीं उम्मीद थी कि कोई हमारे पे बात करेंगे। लेकिन बहुत लोग हल्ला किए थे जी, बजट में ये हल्ला हुआ, कुछ क्या मिला कुछ नहीं मिला, चर्चा नहीं हुई साहब। बहुत हल्ला था कि 50% एनपीएस मिलेगा,
जो लास्ट पे है उसका 50% एनपीएस की तरह देंगे। कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है हम राम राज्य ला दिए हैं और राम राज्य से हम चुनाव जीतेंगे। कर्मचारी तो हमारे जिला अस्पताल 44 ठो बेच के पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज बन गया है। और उन मेडिकल कॉलेज का हाल ये कि आप ही लोग चैनल पे चलाए थे कि माननीय विधायक जी की भाभी को इंजेक्शन नहीं लगा पाए डॉक्टर और नर्स मिलके, और भाभी जी का कुछ देहांत हो गया। पीजीआई में एमपी साहब के लड़के को बेड नहीं मिला, तो यही राम राज्य है। चलो सब लोग राम जी के मंदिर में, कुछ बच्चा थोड़ी ना साहब। जितने सरकारी संस्थान थे सब खत्म होते जाएंगे। बहुत दुख होता, अपार कष्ट हो रहा है हम लोगों को, समझे? बड़ी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं आप। आपने सब वो कपड़े से, जैसे कहते नहीं है मक्का का, कभी आपने भुंटा देखा है? उसके ऊपर के वस्त्र उतार दिए जाते हैं तो भुंटा निकल आता है। आपने तो पूरी सरकार नंगी कर दी कि विधायक जी के भाभी को इंजेक्शन नहीं लगा पाए, तो मंत्री जी, सांसद जी का बेटा बेड नहीं पा पाया। मैं आऊंगा अभी अशोक जी आपके पास, मैं सीधा विजय बंधु जी के पास जाऊंगा। विजय बंधु जी, सालों लड़ाई करने के बाद मिला क्या? जी 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 क्या जी बताएं। रामलीला मैदान की भीड़ देख के केंद्र सरकार के होश उड़ गए थे। उसी दौरान चुनाव आता है और चुनाव में थोड़ा हो सकता है सरकारी कर्मचारी, हो सकता है सरकार के अपने वादे, जो अभी अशोक जी कह रहे थे, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य का मतलब ही था किसी भी व्यक्ति को भय शोक व्याप्त नहीं था। तो ऐसे में जो परिकल्पना दी गई राम मंदिर की, हो सकता है उससे चुनाव में एक बड़ा असर पड़ा हो और चुनाव मूव कर गया हो। हम धर्म, संप्रदाय, जाति में विभक्त रहते हैं। हम कभी अपने अधिकार के लिए एक होने को तैयार नहीं होते हैं। हम धर्म में भी बढ़ जाते हैं, हम जातियों में फिर बढ़ जाते हैं, हम संप्रदाय में बढ़ जाते हैं। इस देश का कहा जाता है 20% लोगों को, सरकारें कहती हैं कि हम 20% लोगों को ठिकाने पे रखते हैं, और इस समाज में 10 से 20% वो लोग हैं जो सरकार के कामकाज से नाखुश हैं। तो ऐसी संख्या बंधु जी 40% हो जाती है कि नहीं हो जाती है? उसके बाद 10% वो लोग हैं जो आप जैसे, जो अपने अधिकार के लिए घूम रहे हैं सड़क सड़क, पता नहीं लगता कहां संख्या वो चली जाती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, बजट में क्या मिला? कर्मचारी को, शिक्षक को, जो शिक्षक समाज का निर्माता बताया गया शिक्षक समाज का निर्माण कर देता है। अशोक जी बैठे हैं, स्वास्थ्य के निर्माण कर देते हैं। किसी की जान जा रही हो तो अशोक जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस समय जान बचाने के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं कि अस्पताल में एडमिशन मिल जाता है। मैं कल जीटीबी नर्सिंग होम में गया दिल्ली में, जब मैंने वहां विजय बंधु का पोस्टर देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा कम से कम विजय बंधु जी यहाँ भी मौजूद हैं पूरे उसमें। हालांकि मैंने किसी से चर्चा नहीं की, फिर मैंने फोन लगाने का प्रयास किया कि बंधु जी से बात करूं तो यहाँ हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए, इनके साथी होंगे, कुछ अस्पताल में मदद मिल जाएगी। लेकिन मैंने कहा वो बाद की बात है। मेरा मन खुश होता है कि जब कोई भी मेहनत करने वाला व्यक्ति का फोटो चस्पा होता है। तो बंधु जी, ये फोटो पर फोटो की आवाज की बात कब सुनी जाएगी? क्या मिला कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बजट हम बड़े उम्मीद में थे कि बजट में निश्चित रूप से पिछले कई सालों में कि जबकि चुनावी वर्ष है, हो सकता है सरकार हम लोगों को भी कुछ समझे, शिक्षकों कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचे तो कुछ मिले। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा निराशा हुई है कि बजट में चर्चा तक नहीं हुई है, कोई बात तक नहीं की गई है। और मजे की आप बताएं, जितनी योजनाओं की घोषणाएं सरकारें करती हैं, वित्त मंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट का सारा दारोमदार उसी का होता है जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। उसी के ऊपर सारा दारोमदार, ये योजना, वो योजना, इसको पूरा करना है, उसको पूरा करना है, इसको लागू करवाना है। मतलब वो सारे लोगों के लिए सारी योजनाएं लागू करवाए, लेकिन अपने लिए उसके लिए कोई योजना नहीं। तो आज का बजट तो बहुत ही निराशाजनक है, बहुत दुखद है। और
तमाम एनपीएस की चर्चा कर रहे थे, एनपीएस में ऐसा हो जाएगा, एनपीएस में वैसा हो जाएगा, और जबकि मैं एनपीएस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं उसमें संशोधन बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग थे जो लगे हुए थे कि एनपीएस में सुधार हो जाए, जबकि मेरा तो स्पष्ट मानना है हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। वहाँ भी कोई चर्चा नहीं, जबकि एक बहुत ही आपने 1 अक्टूबर रैली देखा था और सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी काम करना शुरू की कि इसमें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई, उस कमेटी के लोग कहाँ गए, इस सरकार का क्या नीति और नियत ये है, कुछ समझ में नहीं आता है। और आज तो पूरा देश का शिक्षक कर्मचारी बहुत हताश है, निराश है इस बात को लेकर के कि हम सरकार के शायद कोई पार्टी नहीं है, हम सरकार के कोई भागी नहीं हैं, और उस पर एक शब्द ना बोलना इस देश के करोड़ों जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और हम कम से कम इतनी तो उम्मीद करते ही थे कि 1 करोड़ लोग जिस मुद्दे की लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, कुछ तो सरकार बोलेगी, कुछ तो कहेगी। लेकिन इसी के साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन जिनके लिए कुछ नहीं किया उनकी भी ड्यूटी अब बढ़ जाती है। आप सरकार के मुद्दों पे खूब चर्चा करो, लेकिन आपके मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करेगी। ये उसने संकेत दे दिया है पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को कि आप हमारे एजेंडे पे काम करो, हम जो एजेंडा दें उस पर आप डिस्कस भी करो, पक्ष विपक्ष भी करो और विरोध और समर्थन भी करो, लेकिन आपके मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। ये हमारे बुद्धिजीवियों को भी एक स्पष्ट संदेश इस सरकार ने दिया है। अगर उसको समझते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जब हमारे किसी विषय पर बात करने को तैयार नहीं है, उसके द्वारा जो प्रोपोगंडा या तमाम सारे विषय दिए जाते हैं, हम भी उस पर क्यों बात करें, हम क्यों अपना समय अनावश्यक उनकी चर्चाओं करें। और हमारी बात तो नहीं कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं की सारी बात कर लेते हैं। कब कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं ये पता है। तो बजट से बहुत निराशा हुई, बहुत दुखद रहा। अशोक जी, बंधु जी कह रहे हैं बहुत निराशा है और आशा के दीप जग चुके हैं। क्या मानते हैं, बंधु जी की बात से कितना सहमत हैं? देखिए, बंधु जी ने जो बात कही नेटवर्क इशू हो गया कुछ अशोक जी से। इन लोग नए बनाएंगे, लेकिन स्थिति यह है कि जितने भी सरकारी नए मेडिकल कॉलेज बने हैं वो जिला अस्पताल को ही तो अपग्रेड करके बनाए गए हैं। उस जिला अस्पताल में 25 साल 30 साल के कर्मचारी लोग थे जो काम करते थे, जिनका अच्छा खासा वेतन मिलता था। आज उनको खरीद लिया किसी प्राइवेट आदमी ने, वो पीपीपी योजना पे अस्पताल चला गया, वहां 10,000 रुपए में कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो 10,000 20,000 का जो कर्मचारी होगा, वो जो लोग हम लोग लोक सेवा आयोग से नौकरी पाए हैं परीक्षा पास होके, तो हम ज्यादा अच्छा करेंगे कि जो सड़क छाप ठेकेदार जिसको नर्सिंग की ABCD नहीं आती वो नर्स की भर्ती करेगा, वो अच्छा काम करेगा। तो हमें जो लगता है सरकार कितने लोगों को फ्री का राशन, फ्री का अनाज, आयुष्मान योजना 2000 अकाउंट में, लैट्रिन, घर सब दे रही है। तो सरकार ये चाह रही है, और जो मास्टर है उन बेचारे मास्टरों को लगा दिया राशन बांटो, इंजेक्शन लगाओ। यही विजय बंधु जी हैं, पूछिए इनसे, इन लोग का नरक हो जाता है। कभी BLO बनो, कभी CLO बनो, कभी राशन वाला लाओ बनो, क्या क्या करते हैं, आंगनबाड़ी चलाओ, खाना खिलाओ। ये मास्टरी पढ़ाई वाला छोड़ के विजय बंधु जी की जो लोग हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम, पोलियो करो, गांव में कुआं में पानी डलवाओ, पानी में दवाई डलवाओ, ये सब काम इन लोगों का हो गया है। एक पैसे का कोई काम नहीं है। सरकार ये चाहती चारों तरफ राम राज व्याप्त है। अभी काशी आपने थोड़ा और प्रयास किया और कहीं मोदी जी ने ये वीडियो देख लिया तो विजय बंधु जी को नौकरी से निकलवाओगे। लगता है कि मास्टर किसी काम का ही नहीं है, ऐसे क्यों नौकरी पर रखे हो? अरे साहब, सारी योजना तो PMO से बन के आ रही, मान्यवर मिश्रा जी, सारी परियोजनाएं योजनाएं तो वहीं आपके जहां बैठे हो दिल्ली में, वहीं से तो बन के आ रही है, राष्ट्रपति भवन नॉर्थ ब्लॉक से। PMO वहीं बैठ के अब सब योजना बना रहा है।
वहीं से कहा जा रहा है 5 किलो राशन दो, 15 दिन में दो। अभी जब विधायक का चुनाव हो रहा था तो माननीय मोदी जी की फोटो वाला डालडा का तेल और वो सरसों का तेल भी दिया जा रहा था झोले में। जितने का माल नहीं अंदर, उससे ज्यादा महंगा झोला मिल रहा था जूट का। रामराज व्याप्त है, लूट सको तो लूट लो, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। कर्मचारियों का एक शब्द कहीं लिया हो। विजय बंधु जी, मैं आऊंगा, अशोक जी आऊंगा अभी। विजय बंधु जी, ओपीएस की लड़ाई करते करते आज आप लगातार बरसों से करते चले आ रहे हैं, और फिलहाल जो माहौल आपने तैयार किया है, मैं फिर रोज सुनता हूँ, रोज देख रहा हूँ आपको, प्रत्येक राज्य में फिर निकल पड़े हैं। आखिर क्या है, क्या करेंगे, क्या मुख्य मांग है? कर्मचारी पूरे हम देख रहे हैं, हेल्थ का तो बंधु जी की बात कर रहा है, सेना का व्यक्ति है वो पूछता बंधु जी नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन से हमें फोन करता है बंधु जी कहाँ हैं। मतलब पूरे देश का प्रत्येक कर्मचारी हर जगह से वो आपके साथ संगठन में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, इससे नहीं लेना देना, लेकिन मानसिक रूप से वो आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे कह देते हैं मोदी जी कि मानसिक रूप से पूरे भारतवासी हमसे जुड़े हुए हैं, तो पूरे भारत का कर्मचारी विजय बंधु से जुड़ा हुआ है, तो मोदी जी से भारत जुड़ा हुआ है, तो कर्मचारी और मोदी जी दोनों जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के समय में कर्मचारियों ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना न इस देश को थी, न इस देश के सरकार को थी। और उस समय कोरोना के समय वही दिखाई पड़ रहा था और कोई नहीं दिखाई पड़ा। हम तो बस उसी समय बड़े उम्मीद में थे कि हो सकता है कोरोना के टाइम में सरकारी कर्मचारियों ने, नर्स ने, डॉक्टर ने, तमाम सारे जो और कर्मचारी राजस्व वाले रहे हो, चाहे टीचर रहे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और इस देश को, समाज को बनाया। लेकिन उसके बाद उस समय कुछ नहीं पूछा गया। निजीकरण का बहुत अलग सवाल हुआ है। आज भी आप देखें बजट में निजीकरण को ही ज्यादा प्रमोट किया गया है। निजीकरण, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ इस देश के लिए सच ही है कि गरीब गुरबा किसान, जो मजदूर किसान का बेटा है, उसके लिए नौकरी एक एमपी एमएलए से भी बड़ी होती है। गरीब घर के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी एक एमपी एमएलए से बड़ी होती है, और आप उसको खत्म कर रहे हैं। अभी आज बजट में आया कि इससे रोजगार बढ़ेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ आपसे कहना चाहता हूं कि जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, पहले उसकी को भर लीजिए। नए क्रिएट करते करते पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो हमारे पद पड़े हैं, जो खाली पद पड़े हैं, कई लाख, 9 लाख तो आसपास रेलवे में पड़े हैं। पूरे देश में अगर बात करें तो 20 लाख से ऊपर के पद खाली पड़े हैं। और इस बात को इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई अतार्किक है। एमपी एमएलए की कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती है, ये नियमावली है। और हम तो कहते 6 महीने नियम है, अधिकतम 6 महीने। यहाँ उसके पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा, उसके डेट के पहले गठित हो जाती है। सारा चुनाव हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। लेकिन अब जैसे 15 मई है इस कार्यकाल केंद्र सरकार का, तो 15 मई के पहले ही सब क्लियर हो जाएगा। इन्हीं के आपके पद एक भी खाली नहीं होंगे, समय से पहले भर लिए जाएंगे। लेकिन नौजवानों के लाखों पद खाली पड़े हैं और सड़क पर नौजवान रोजगार के लाठियां खा रहा है। ये दोहरी व्यवस्था है। जब एमपी एमएलए के पद भरे जा सकते हैं तो गार्डमैन, नर्स, डॉक्टर, ट्रैकमैन, लोको पायलट, टीचर्स क्यों नहीं भरे जा सकते हैं? इसका मतलब कि हम उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं तो इस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं, बस हमारी नीयत ही नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आपने सही कहा कि देश भर के कर्मचारियों का मेरे पर विश्वास है, तमाम सारे संगठनों का हमारे पास साथ सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं पूरे देशवासियों की इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास हमारे पर जताया है। रही बात कार्यक्रमों की, तो हमारा देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। आने वाले समय में कुछ और प्रोग्राम जारी किए जाएंगे। हम अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई कभी कभी होता है, अप डाउन वो चलता रहता है। कभी कोई माध्यम होता है, कभी कोई माध्यम होता है, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और अब तो जैसे राजस्थान का मामला आया, एक दिन यूपीएस के तहत निकाल दिया गया तो पूरा राजस्थान में हंगामा हुआ।
अभी छत्तीसगढ़ में भी उस तरह की प्रोसीजर हो रही है। तो कम से कम जिन राज्यों ने पेंशन बहाल कर दी है उससे सीखते हुए अन्य राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार उस रूप को, उस मॉडल को लेकर के सबके लिए पेंशन बहाल करना चाहिए। और जिस संसद में, आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, नई संसद चल रही है। पिछले संसद के कार्यकाल में कुछ लड़के आकर के इतनी हायर सिक्योरिटी के बाद भी अंदर चले गए, ये बिल्कुल किसी दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं। पूरे संसद को सीआरपीएफ के हवाले किया गया है, पैरामिलिट्री के हवाले किया गया है कि पूरी संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश के अर्धसैनिक बल उठाएंगे। माननीय जी का, इस संसद का, हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा करेंगे। मजे की बात है, जो उस लोकतंत्र की मंदिर की सुरक्षा करेंगे, देश के नेताओं की सुरक्षा करेंगे, उनके बुढ़ापे की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहीं बैठे हुए ये लोग नहीं उठाने को तैयार हैं। मतलब कितना अटपटा सी बात है। उनके जीवन की सुरक्षा, इस देश के लोकतंत्र की मंदिर की सुरक्षा, वो अपनी जान की बाजी खेल करके सुरक्षा करेगा, लेकिन बुढ़ापे की उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश की व्यवस्था, राजनेता नहीं लेंगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचो उसके अंदर कितनी पीड़ा होती होगी। यही वो संसद है जिसके लिए हम जान कुर्बान करने के लिए खड़े हैं कि अगर ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो अपने प्राणों की बाजी पहले भी लगाए हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को बचाने के लिए। और आगे भी अगर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ होता है तो तैयार खड़े हैं कि हम जान भी देने को तैयार हैं इस देश की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, लेकिन सरकार उनको पेंशन देने को तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे सांसद, माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं के दायरे से निकल के जाते हैं, उन्हीं के सिक्योरिटी पॉइंट से निकल के जाते हैं। एक बार तो नजर इनायत कर लेते, ये भी बेचारे इसी देश के नागरिक हैं, ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो हम उनकी सामाजिक सुरक्षा कर दें। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कई बार कहा, मेरे पास रोज 2-4 फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के, और बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है इस देश की व्यवस्था से, इस देश की जो नीति से, जो पेंशन नीति है, इससे बहुत दुखी है। और मैं कहना चाहता हूं, फिर भी कह रहा हूं, मैं आशावादी व्यक्ति हूं, सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इस देश के अर्धसैनिक बलों के बारे में तो सोचो भाई। अगर देश की सीमा को सुरक्षित कर रहा है, देश की संसद को सुरक्षित कर रहा है, देश की नेताओं की सुरक्षा को सुरक्षित कर रहा है, तो उनकी सुरक्षा कब होगी, ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं। 4 फरवरी का क्या प्रोग्राम है? 4 फरवरी को लखनऊ में रन फॉर ओपीएस है। अभी तक हम लोग पेंशन के लिए चलते थे, अब 4 फरवरी को दौड़ेंगे कि भाई हमारी ओपीएस मिल जाए, उसकी दौड़ है। बंधु जी, एक कोरोना चला तो एक वैक्सीन आई जो जबरदस्ती सबको देश को लगवा दी गई। कहा गया इसके बहुत अच्छे परिणाम है, हजारों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो देखभाल के दौड़िएगा, सब सुरक्षित रहें, थोड़ा सा कम दौड़ लगवाइएगा, रन फॉर में थोड़ी कम दौड़ लगवाइए। चलते फिरते लोग जा रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुई थी। एक प्रोपेगंडा बनाया गया जिसमें हेल्थ विभाग का एक बड़ा रोल रहा कि उन्होंने 2 गज दूरी एक बड़ी प्राइम वस्तु बनाकर देश को सुरक्षित कर दिया, और नाम किसे मिला? वैक्सीन को, कि वैक्सीन ने पूरा देश सुरक्षित कर दिया। जबकि उसमें भारत की इम्यूनिटी पावर, हेल्थ विभाग अपडेट जितना कर सकता था, और हेल्थ विभाग ने जो आके बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बताया कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अस्पताल गया, वो लौट के नहीं आया, लेकिन जिसे घर पे रहा उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अस्पताल में जब आपके बगल वाला चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और वो पता लगता था 3 बजे तक सुरक्षित था, 4 बजे वो चल बसा, तो वो बगल वाला कहता था मेरा भी राम नाम सत्य है। तो वो इसी सोच में, अच्छा डॉक्टर लगातार लाशें निकल रही हैं, तो क्या डॉक्टर जिंदा नहीं रहना चाहता है? वो क्या अपना जीवन दांव पर लगाएगा? तो मैं अस्पताल पर लापरवाही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उतना ही ध्यान दे पा रहे थे। पूरा अस्पताल जब मरीजों से भरा हुआ था तो किस किस को देखते, सब चिल्ला रहे थे, परिजन बाहर हंगामा मचा रहे थे। ऐसे में जो घर पे रहा वो सुरक्षित रहा। अब लोग चलते फिरते, कल तो लखनऊ में एक वीडियो आया है, एक व्यक्ति जा रहा है और जाते ही सड़क पे गिरता है और दूसरी गाड़ी उसे कुचल देती है। क्या करोगे? जिंदगी मजाक बन गई है, हजारों की तादाद में लोग मरते हैं। हमारे पास तो 2-4 लोगों की खबर आती है,
वीडियो जाते हैं, उन्हीं की खबर आती है। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि दौड़ कराइए, लेकिन स्लोली। नहीं, आपकी सलाह को पूरा सर आंखों पे है, और स्वास्थ्य का पहला ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि स्वस्थ भी रहना है और बुढ़ापे में पेंशन भी लेना है। तो उसको बहुत ही अनुशासित ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही लिमिटेड दूरी पर वो तय की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अभी आपने चर्चा किया स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि एक बड़े कर्मचारी नेता हैं अशोक जी, जो पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को, वहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के प्रदेश महासचिव हैं, और स्वास्थ्य के बारे में जितनी बेबाकी से चर्चा पर चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से अगर स्वास्थ्य या वैक्सीन के बारे में जानना है तो स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी जुड़े रहते हैं, तो हमें भी जानकारियाँ मिल जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वैक्सीन आई, हम सब ने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, जिम्मेदारी निभाई, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग तो उस समय वो काम कर दिया जिसकी कल्पना भी इस देश की सरकार नहीं कर सकती है। लोग देख रहे थे, सामने घट रही है, घर का, उनके परिवार के मरीज का व्यक्ति भाग के चला जा रहा है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य कर्मी ये जानते हुए कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रिस्क है, फिर भी उन्होंने अपनी सेवाएं, और इसी बात कैसे में बढ़िया होती है, सरकार उसके बाद भी निजीकरण कर रही। एक भी निजीकरण का व्यक्ति उस समय दिखाई नहीं पड़ता था, एक भी प्राइवेट अस्पताल दिखाई नहीं पड़ते, एक भी प्राइवेट व्यक्ति वहां दिखाई नहीं पड़ा। वो सरकारी कर्मचारी था, नर्स था, डॉक्टर था, जो अपनी जान की परवाह करते हुए भी वो इस देश को बचाने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आज का जो बजट रहा, अभी कल ही घटना हुई है, 3 हमारे अर्धसैनिक बल के सिपाही एक हमले में एक्सपायर कर गए, करीबन 10 लगभग हताहत है। लेकिन मैं इस देश के सामने आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं, इस देश का किसान मजदूर का बेटा 3 शहीद हो गया। शहीद भी नहीं कह सकते हैं, दर्जा भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। उन परिवारों के बारे में ये सरकार, इस देश के लोग कब सोचेंगे? जैसे वो कोई मैटर नहीं, एक पार्टी से एक विधायक दूसरी पार्टी में चला जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। लेकिन इस देश में अर्धसैनिक बल देश के लिए शहीद हो जाए, वो कोई मैटर नहीं रहा। ये बहुत संवेदनहीन समाज हो गया है। इस पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत दुखद है। मतलब वो 3 हो गए, 5 हो गए, 8 हो गए, नेताओं की रैलियां चलती रहेंगी, उनसे कोई लेना देना नहीं है, मर गए तो मर गए हो। ये कितनी, और कल्पना करो जिस घर से वो जाते होंगे, जिस माँ बाप के बच्चे होंगे, जिसके पति होंगे, जिसके पिता होंगे, जिसकी भाई होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं? उसके लिए पूरी जिंदगी ऐसी जख्म दे देती है जो भूल नहीं सकता। और हमारे लिए, इस देश के राजनेताओं के लिए वो संवेदनहीनता का विषय होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। इसके बाद भी नहीं सोचते हैं कि कम से कम हम जो, वो तो कर ही रहे हैं, जो हम कर सकते हैं हम करें, वो भी नहीं कर रहे हैं। और ये एक सामान्य सी घटना मान ली गई है कि वो मोहल्ले में लड़ाई हुई इसलिए वो शहीद हो गए। कितना बड़ा जज्बात लेकर जाते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर वो अपने वेतन के बारे में सोच ले, जिस दिन अर्धसैनिक बल कि मुझे इतना वेतन मिलता है और वेतन के लिए मैं बॉर्डर खड़ा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भाग आएगा। वो सिर्फ वेतन के लिए नहीं जाता है, उस देश का जज्बा लेके जाता है, देश सेवा का जज्बा उसके अंदर होता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। इस भाव में वहां खड़ा होता है। अभाव जहां रहता है हर तरह का, और उस पर भी कोई चर्चा पर चर्चा नहीं, बहुत दुखद है। मैं क्या कहूं, फिर भी मैं कहता हूं देश भर के शिक्षकों, कर्मचारियों, बुद्धिजीवी समाज से कि आप अपनी बात मुखरता से रखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, और इस देश की जो राजनीतिक दिशा है उसको मोड़ना पड़ेगा मुद्दों पर। देखिए मैं बताऊं आपको, राजनेता मुद्दों बात नहीं करना चाहता, उसको जाति धर्म सबसे बढ़िया आसान होता है कि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी से अगर बात हटाना है तो मुद्दे से हट दो, फिर जात धर्म की बात करो, और जात धर्म से नेताओं का सबसे बड़ा फायदा हो, जनता को कोई फायदा, सबसे बड़ा फायदा नेताओं को होता है। इसीलिए उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। ये बहुत हो सकता है कि
पीड़ादायक हो किसी को, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जाति धर्म से इस देश के नेताओं को फायदा हुआ, जनता का कोई फायदा नहीं। जनता का फायदा मुद्दों पर बात करने से होगी। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये है मुद्दा। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सीधा अशोक जी के पास आऊंगा। अशोक जी जा चुके हैं। मैं आपसे ये और पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार को पेंशन देने में दिक्कत क्या हो रही है? क्यों नहीं सरकार पेंशन की बात करती? विजय बंधु जी, अशोक जी से नहीं, आपसे पूछा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। आखिर सरकार पेंशन देने से पीछे हट क्यों रही है? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ, सरकार नियति नहीं, पैसे की बात बिल्कुल झूठी है। मैंने कई बार कहा है, हर चैनलों पर मैं कहा है कि अगर सरकार मन बना लेती है तो पैसे की व्यवस्था हो जाती है, सरकार नहीं मन बनाती है तो उसके पास बहाने बहुत है। ये सरकार देना नहीं चाहती, ये सरकार चाहती है इस देश का नौजवान, इस देश का शिक्षक कर्मचारी अपाहिज हो, लाचार हो, 5 किलो राशन पर जिंदा रहे, जो बात हम कहें वही बात वो सुने, उतनी बात बोले, ये इनकी नीयत है। इसीलिए नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, जो व्यक्ति सक्षम होगा, वो अपनी बात को, अपने चिंतन को और सरकार से जो उसके वादे हैं, जैसे अभी 25 दिसंबर गया आपको मतदाता दिवस। मतदाता का क्या मतलब है? हम गए, एक अंगुली से बटन दबा दिए, मेरा काम खत्म हो गया। हमने अंगुली इसलिए नहीं दबाई कि उनको मेले बनाना है, हमने अंगुली इसलिए नहीं दबाई कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, हमने इसलिए अंगुली नहीं लगाई वहां पर कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, हमने इसलिए लगाई कि हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा हुआ, हमारा रोजगार क्या है, हमारा चिकित्सा कैसी व्यवस्था है, हमारे शिक्षा की व्यवस्था, हम अंगुली इसलिए लगाते हैं। मतदाता का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ किसी को एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बनाना चाहते हैं, हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी ये जो दिक्कतें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आप इसको पूरा करिए। लेकिन नहीं, फिर वही गोल गोल घूमने लग शुरू हो जाता है। तो इनकी नीयत ही नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि इसी देश में तमाम सारी योजनाएं ऐसी चलती हैं जिस पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जोर दे कहते हैं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बजट की कोई समस्या नहीं है, जितना बजट होगा हम लगाएंगे, आप इसका योजना को बढ़ाएं, क्योंकि उनकी वहां पर रुचि है, उनकी वहां नीयत ही है। इसलिए कभी कभी तमाम विभागों में ओवर बजट गए हैं, जितने बजट हुए, और तमाम विभागों में बजट के पैसे पड़े हुए हैं, खर्च नहीं कर पाए, और उसके बाद देश को बताया जाता है कि पैसे नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा पैसे नहीं, और जो बजट जिस विभाग का लास्ट हुआ वो खर्चा नहीं हो पाया। अभी हम फरवरी में आज बैठे हुए, 1 तारीख को, मार्च में लास्ट होना है। कई मतलब 50, 60% पैसा बजट का खर्च ही नहीं हो पाया है। जो संसद निधि है, तमाम सारे लोगों ने अपना खर्चा नहीं कर पाया, और हमसे ऊपर से बताया जाता है कि पैसा नहीं है। इसका मतलब पैसा है, नियत नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अशोक जी के पास पहुंचेंगे। अशोक जी, ठीक, आप पूरे उत्तर प्रदेश के हेल्थ कर्मचारियों के महासचिव हैं जी। बरसों से एम्बुलेंस कर्मियों का भ्रष्टाचार चला आ रहा है, देश का मीडिया उठाता रहा, खुद एम्बुलेंस कर्मचारी उसके बलि के बकरा बन गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य को लेकर ढुलमुल रवैया क्यों है, जबकि देश की मुख्य 3 चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर इन 3 पर सरकार कोई भी फोकस कर ले तो फिर चौथा काम करने की जरूरत नहीं रह जाती। सर, इन तीनों चीज में अगर आप ध्यान से देखिए, अंतर्मन से सुनिए, जिन्होंने आपने स्वास्थ्य, शिक्षा की जो चला रहा है, स्वास्थ्य में आ जाइए, किसी नॉर्मल आदमी का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज नहीं रखा है, गवर्नमेंट सब बेच दी है, लीज पे दे दी है। शिक्षा में आ जाइए, कोई ऐसा बड़ा आदमी का कॉलेज होगा, हमने तो सुना है कि अब दिल्ली में ही ऐसे ऐसे कॉलेज खुल गए जिनकी फीस मॉन्टेसरी के बच्चों की 1 लाख रुपए है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार पे आ जाइए, हम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जैसे काम करते हैं, मेरी पोस्ट पे कोई आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पोस्ट होता है तो उसकी 60-65 हजार तनख्वाह होती है,
उस जगह पे इस शहर का बड़ा आदमी ठेकेदार आ गया जिसको नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट का ABCD नहीं मालूम है। वो नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती करता है और 10,000 रुपए उसको देता है, उसमें से भी 2,000 रुपए कमीशन खा लेता है। तो ये तीनों चीजें जब बनियों के हाथ में दे दिया है सरकार ने, तो कहां सरकार इस पे स्वतः संज्ञान ले पाएगी? आज तो सारा सिस्टम ही ब्रेकडाउन हो गया है, सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। बात तो करेंगे कि हम विदेश की रणनीति ला रहे हैं, विदेश में सब चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जो वहां पे पेंशन पाते हैं लोग, वो कर्मचारी हमसे ज्यादा पेंशन पा रहे हैं। हमारे देश से ज्यादा, विश्व के सबसे बड़े देश जिसको कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा बजट पेंशन का है। और रही प्राइवेटाइजेशन की बात, तो वहां इस टाइप का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है कि जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज आपने बना दिया, 60,000 वाला कर्मचारी हटा के 16,000 का कर्मचारी रख दिया। अरे प्राइवेटाइजेशन भी करो तो आप ढंग से करो ना। तो अब हम लोग तो बता रहे हैं ना कि किस किस दौर में देखे, तो सरकार बिल्कुल हमको हवा हवाई, जैसे नहीं 2020 में हम लोग अच्छा काम किए थे तो हम लोग का DA 1.5 साल का काट लिया सरकार ने, और कहा था आपके वेतन के 25% आपको दिया जाएगा कोरोना भत्ता के रूप में। करोगे भी नहीं फिर तो। अब आज ये साबित हो गया कि अब तो आइंदा अच्छा करोगे भी नहीं। जब DA काट लिया गया तो अच्छा करोगे ही नहीं। आइंदा भगवान न करे, इनके शराब देने से अच्छा बुरा हम नहीं करेंगे। हमारा धर्म हो गया अच्छा करने का, हमारे स्किल्ड हो गए हैं। एक चीज हैबिट होती है, एक स्किल होती है, तो हम स्किल्ड हो गए अच्छा करने का साहब। नहीं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो नए हैं उसमें IV कैंडुला न लगा पाते, PPP के लोग नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग के आंख पे पट्टी रखो, IV लगाएंगे। वी आर स्किल्ड पर्सन, हम लोग ट्रेन नहीं, स्किल्ड हो चुके हैं उस काम के। जैसे आंख पे पट्टी बांधो तो छोटा बच्चा भी खाना मुंह में डालेगा, नाक में नहीं डालेगा, कान में नहीं डालेगा। तो वैसे हम अपने काम के स्किल्ड पर्सन है हम लोग। अब हमारे ऊपर यही DA नहीं, हमारे ऊपर जो DA काटा उस पैसे का तो ऊपर बड़ा बड़ा जहाज चला के फूल गिराया गया था, कोरोना वॉरियर्स कहा गया था हम लोगों को। हम तो देख ही नहीं पाए, खैर जहाज किधर से उड़ गई, क्योंकि हम ऑपरेशन थिएटर में थे उस समय। अपने बताए लोग कि फूल गिरा था, 2-4 पत्ती वहां SGPGI पे 2-4 फूल गिरा था KGMC में। तो वो फूल की हमारे क्या जरूरत थी साहब, हमें DA देते। हम 400 किलोमीटर दूर से यहाँ बैठ के घर से आए हैं नौकरी करने, पेट पालने, बच्चों को पालने, माँ बाप को देख रेख हो जाए बढ़िया से, वो करने के लिए, ना कि हम फूल सूंघने आए हैं। फूल तो लखनऊ से अच्छा कहीं है ही नहीं। हमारे लखनऊ शहर के हर कॉलोनी का नाम साला बाग है, चाहे जहां आप जाइए, आलम बाग, कैसर बाग, जहां जाइए आप, एक से एक बाग है, एक से एक फूल है। बोटानिकल गार्डन, सिकंदर बाग, कौन सा बाग लेंगे आप? तो हमें बाग फूल की जरूरत नहीं थी। पूरे देश में इन्होंने फूल डाल के हम सबका DA रोक लिया। 25% का साहब, हमें तो शर्म आती है। 25% कर्मचारियों को भत्ता मिलेगा जिन्होंने कोविड के दौर में ड्यूटी किया था। उसका पोस्टर बड़ा बड़ा सूचना एवं प्रसारण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया था, कर्मचारियों को 25% भत्ता मिला। हम तो किए थे, हमारे अस्पताल में किसी को मिला हो तो बताइए आप। किसी को 25% भत्ता नहीं मिला कोविड के दौरान। और ये जो माननीय विजय बंधु जी बैठे हैं, ये लोग हमसे कहते हैं आप लोग के तो मजे हैं, कोविड में 25% भत्ता मिल गया। हम इनसे कहते कि आपके मजे हैं, आपको तो पूरी खाने को मिली, रोज पूरी बंटवा रहे थे आप। तो ऐसे ही आनंद ले रहे हैं साहब एक दूसरे का। चलिए, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा, इसी तरह पूरा वक्त गुजर जाएगा। विजय कुमार बंधु जी क्या कहेंगे पेंशन को लेकर सरकार से? अशोक कुमार जी बड़ी अच्छी बात करते हैं और मैं लगातार अब इनसे संपर्क में रहूंगा कि कम से कम लोग आए। ये बातें जब सामने जाएंगी, जनता क्या है, जनता को एक मीडिया का एक वर्ग तैयार हो गया जो सिर्फ आज इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी कि OPS का 1 करोड़ कर्मचारी इस देश का क्या मिला। आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा होनी चाहिए थी कि देश में लोकतंत्र कहां जा रहा है। जब भीषण कल सर्दी थी तब लाखों की तादाद में लोग EVM हटाओ अभियान चला रहे थे जनता। विजय बंधु जी, जब भीषण गर्मी थी, 12 बजे लोग बेहोश हो रहे थे, तब 2 लाख लिए लोग
रामलीला मैदान में बैठे थे। क्यों जा रहे हैं ये लोग दिल्ली? चर्चा होनी चाहिए। पहले 20,000 लोग दिल्ली आ जाते थे तो किसी की भी सरकार रही हो, सरकारें गड़बड़ाने लगती थी, विचार करती थी, संगठन के मुखिया को बुलाया जाता था, उसे कहा जाता था कि कुछ दिन संभाल लीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, अभी मौका दे दीजिए, कुछ समस्याएं हैं। लेकिन आज जो लखनऊ दिल्ली आ गया उसका तो काम होना नहीं है, तय है। तो ये आखिर कैसे चलेगा, आप बताइए कैसे चलेगा? अगर जिद से ही सारे काम चलेंगे तो चलेगा कैसे? जिद से नहीं चलता है। बंधु जी क्या कहेंगे पेंशन को लेकर? अपने पेंशन कर्मियों से अपील, 4 तारीख को रन फॉर यूनिटी है, क्या कहेंगे? और मैं कोशिश करूंगा कि बंधु जी 4 तारीख को आपके ही माध्यम से रन फॉर यूनिटी लाइव कराऊं कि कर्मचारी पेंशन के लिए भाग रहा है। अभी तक तो चल रहा था, अब कर्मचारी भाग रहा है कि पेंशन पकड़ लो, वरना भाग, पेंशन जा चुकी है बहुत दूर, भाग के पकड़ो। अब भागना पड़ेगा ईवीएम के लिए, भागना पड़ेगा पेंशन के लिए, और भागना पड़ेगा आपको अपनी सरकार के लिए, क्योंकि जब आपकी सरकार होगी तभी वो पेंशन देगी, वरना कोई जो पेंशन विरोधी सरकारें होंगी, मैं किसी दल का नाम नहीं लेता, जो पेंशन विरोधी सरकारें होंगी पेंशन नहीं देंगी। बंधु जी। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं, और जिस बेबाकी से आप अपने पक्ष को रखते हैं और पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और कुछ लोग हैं जो आज भी अपनी बात कह पा रहे हैं, रख पा रहे हैं और मुखरता से कह रहे हैं। और हमको लगता है कि मैंने इस पर कई बार रामलीला मैदान में भी कहा था कि पत्रकारिता का मतलब होता है न पक्ष न विपक्ष, जो सही हो उसको दिखाओ निष्पक्ष। ये है पत्रकारिता धर्म। सरकार अच्छा काम करे उसको दिखाइए, सरकार अगर गड़बड़ काम करे तो उसको भी बताइए, ये होता है। लेकिन आज के दौर में मैं आपसे बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि गांव-गांव का व्यक्ति जैसे टीवी ऑन करने जाता है तो खोलने के पहले कहता है इसमें तो सब झूठी चल रहा है। और ये पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कॉमन मैन का विश्वास अगर उड़ जाएगा तो आप मानिए आप दरबारगिरी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास देश की जनता का खो चुके होंगे। और शायद तमाम संस्थान मीडिया के इस दौर में आ गए हैं। मैं कहता हूं मुद्दे होने चाहिए, सब पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। एक दिन मैं एक रेटिंग देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें निकला हुआ था कि कौन बड़े बड़े चैनल किन किन विषयों पर चर्चा किए, तो उनमें जो जनता जुड़े विषय थे उसमें किसी में 1 आध था, 2 था, अधिकांश 0 थे। फिर पूरी दिन चर्चा क्या होती है? तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कह दिया गया, क्योंकि जब आदमी किसी व्यवस्था से पीड़ित होता है तो जाता है मीडिया के पास, इस उम्मीद में कि हमारी बात पहुंचाई जाएगी, रखी जाएगी। फिर उसके बाद तमाम जो हमारे देश के संस्थान बने हैं उनके पास जाता है, फिर उसके बाद देश के कोर्ट के पास जाता है, इसी उम्मीद में जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी बात पहुंचेगी, हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन सुनने वाला ही अगर अनसुना कर देगा तो लोकतंत्र के लिए दिक्कत तो है ही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दौर में मीडिया पहुंची है वो शुभ लक्षण नहीं है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और लोकतंत्र जिंदा रहता है इसी चौथे स्तंभ से। अगर चौथा स्तंभ ही ढह जाएगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? बंधु जी बिल्कुल आपने बात सही की। अब चूंकि समय भी हो चुका है और मैं जरूर 4 फरवरी से पहले आपसे संपर्क करूंगा। तो इस देश का क्या होगा अगर एक कौम के टाइट होने से आपका परिवार खुश रह सकता है? तो हुजूर आप खुश रहिए, हम नहीं ये सब सुन पाएंगे। हमें तो एक वो सरकार चाहिए कि राम भी खुश हो, रहीम भी खुश हो, सुल्तान भी खुश हो, अमर सिंह भी खुश हो। हमें वो सरकार चाहिए। और इस देश में जितना पिछले 10 वर्ष में मुस्लिम समुदाय का विकास हुआ है, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। शिव कुमार मिश्रा की बात पर भरोसा मत करिए। जितना विकास मुस्लिम समुदाय का हुआ है खामोशी से, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। अब आप तय कर लीजिए कि 80% को टाइट करोगे कि 20% को खुश रखोगे, उसका विकास करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ विजय बंधु जी, अशोक कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
पेंशन तो देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, और इसका इसी सत्ता में निकलेगा हल। हम आपसे कह रहे हैं, अगर कहीं विजय बंधु ने एक और रैली दिल्ली बुला दी तो सल्तनत हिलते देर नहीं लगती है। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।